आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल में, जिसकी वीडियोज आपको ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे और ज्ञान आईएएस रुड़की के फेसबुक पेज पे उपलब्ध होती रहेंगी। हमारा ये प्रयास है इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको क्वालिटी कंटेंट कैसे घर बैठे दिया जाए। जो छात्र जुड़े हुए हैं मुझसे, सालों से मुझे जानते हैं, वो तो इस क्वालिटी से परिचित हैं, लेकिन कोई भी छात्र कहीं भी चीज़ को सुन रहा हो वो भी इसका उतना ही लाभ उठाए, यही हमारा प्रयास है। कुछ छात्रों को भी सीरियसली इससे लाभ होगा तो हमारा प्रयास सफल होगा। और ये वीडियोज़ लेंदी हो सकती हैं लेकिन क्वालिटी अल्टीमेटली होगी और बुक से कई गुना ऊपर होंगी, ईजीएस्ट वे में होंगी। आज हम चालू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, भूगोल और ज्योग्राफी। हर एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, बेहद डायनेमिक टॉपिक है, अर्थात समझना बहुत ही आसान है अगर आप ज्योग्राफिकल कंसेप्ट को अच्छे जानते हैं तो, या हम जानने का प्रयास करें इस चीज़ को, इसमें हम आपकी सहायता करेंगे। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन से क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, अर्थात जलवायु, जल प्लस वायु। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया और वर्ल्ड का क्लाइमेट। अब ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है। जैसे ही हम बातों को इंटरकनेक्ट करना शुरू करेंगे तो जो किताबों की गलतियां हैं वो दूर होती जाएंगी। अर्थात किताबों ने पॉइंटों को बांट दिया है और उन विषयों को आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होने दिया है जिन्हें आराम से आदमी समझ सकता है एक ही प्रयास में, उनके कारणों सहित। तो अब जैसे हम जलवायु की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत की जलवायु और उसके बाद हम जानेंगे विश्व की जलवायु। तो बहुत सारी बातें इंटरकनेक्ट हैं कि दुनिया में जल प्लस वायु, अर्थात इसकी शुरुआत होती है किसी स्थान पर होने वाले ताप दाब और जलवायु दशाओं से, अर्थात वर्षा से। कुछ पॉइंट इंटरकनेक्ट हैं, जैसे किसी स्थान पर जैसी वर्षा होगी जल प्लस वायु के मिलने से, जैसी वर्षा होगी ऐसी वनस्पतियाँ होंगी, ऐसी मिट्टी होगी, ऐसी फसलें होंगी, ऐसी जनजातियाँ होंगी, अर्थात वहाँ के पूरे समाज और जीवन पर जलवायु का प्रभाव होगा। वहाँ घास के मैदान ऐसे होंगे, वहाँ के लैंड फॉर्म के ऊपर, स्थल आकृतियों पे जलवायु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। अर्थात संपूर्ण जीवन का जो आधार है वो जलवायु है। और वो जलवायु भारत और विश्व में किस प्रकार से हम समझेंगे कि अगर हम पहले समझते हैं भारत में और उसके बाद विश्व में, कि विश्व में मरुस्थल कहाँ क्यों मिलते हैं, उनका कारण क्या है, वहाँ उसके अंदर जनजाति कौन सी रहती है, खनिज संपदा कौन सी मिलती है, हर चीज़ के बारे में विस्तार से हमें पढ़ना है। हम चलते हैं अपने पहले बिंदु की ओर। क्या जलवायु भारत और विश्व? तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन क्लाइमेट। इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। तो जलवायु, जल प्लस वायु, हम सबसे पहली बात करते हैं इस जलवायु के निर्धारक तत्व अर्थात वर्षा की, जिसमें ताप दाब सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वर्षा भारत में कैसी हो रही है? भारत की जलवायु को अगर हम एक वर्ड में बोलें, इंडिया हैज़ मॉनसून क्लाइमेट, कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। जल प्लस वायु अर्थात भारत की 70% से अधिक वर्षा कब होती है? मानसून काल में। तो भारत की जलवायु कैसी हुई? मानसूनी। तो अब मानसून क्या है? मुख्यतः जो मानसून भारत में आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, 1 जून से 10 सितंबर तक। इसके क्या सिद्धांत है? थर्मल थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में? किसे कहते हैं मानसून गैप, क्या होता है मानसून रिट्रीट, और क्या होती है मानसून ट्रफ, मानसून द्रोणी। मानसून की शाखाएं कितनी होती हैं और कैसे लगाते हैं मानसून का पूर्वानुमान, फोरकास्ट ऑफ इंडियन मानसून, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग जारी कर रहा है समाचार पत्रों और टीवी आदि के माध्यम से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मानसून के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं भारत के मानसून को, द फैक्टर्स विच इफेक्ट इंडियन मानसून्स। सबसे पहले फ्लोन का गतिक सिद्धांत, यानी एक ऐसी थ्योरी दी फ्लोन नाम के साइंटिस्ट ने जिसका संबंध है ITCZ से, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः अभिसरण क्षेत्र। क्या कहता है? अंतर विषुवतीय अभिसरण क्षेत्र। समझेंगे पूरा डीपली इसके बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे ईस्टर्न जेट इफेक्ट का भारत के मानसून से क्या संबंध है, ईस्टर्न जेट इफेक्ट या पूर्वी जेट सिद्धांत। लाल नीनो कौन है और एल नीनो कौन है? लाल नीना और अल नीनो। अब इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है? इंडियन ओशियन डाइपोल अर्थात हिंद महासागरीय द्विध्रुव। एल नीनो साउथ ऑस्सिलेशन
प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में किस प्रकार से तापमान और दाब का अंतर एक समस्या पैदा करता है, एक प्रकार का ओसिलेशन पैदा करता है, उसी का नाम है एल नीनो साउथ ओसिलेशन। इक्वेटोरियल नॉर्थ ओशियन ओसिलेशन, इक्वेटोरियल एनसो इक्वेटोरियल एल नीनो साउथ ओसिलेशन। इसी प्रकार से इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ओसिलेशन कि भारत के हिंद महासागर में भी ताप और दाब बदलते रहते हैं, जिससे भारत में आने वाला मानसून प्रभावित होता है। इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ओसिलेशन विषुवत रेखा के पास ये घटना होती है, जिससे भारत के मानसून पर इफेक्ट पड़ता है और भारत में वर्षा पर इफेक्ट पड़ता है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में एक द्वीप पड़ता है मोडोकी, जो इस ताप दाब के अंतर के कारण से भारत की वर्षा और मानसून को इफेक्ट डालता है। हर कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है हमें, खाली फैक्चुअल नॉलेज नहीं। अब मानसून पूर्व वर्षा भारत में कैसे होती है, अप्रैल से लेकर और मई तक। जो अप्रैल और मई के महीनों में बारिश होती है मानसून से पूर्व की, वो क्या है और उसके कारण क्या है। उसके बाद लौटता मानसून क्या है। जब 1 जून से 10 सितंबर तक भारत में मानसून आया तो इसके बाद मानसून ने लौटना शुरू कर दिया और पछवा हवाएं या वेस्टर्लीज पछवा पवन इसे धकेल के ले आई और पूरे भारत से उतार दिया, और अक्टूबर से लेकर जनवरी के मध्य तक भारत से मानसून उतर जाता है, जिससे दक्षिण भारत में वर्षा होती है तमिलनाडु के या भारत के दक्षिण पूर्वी तटों के ऊपर, चेन्नई इत्यादि क्षेत्रों के पास। शीतकाल की वर्षा कैसे होती है और क्या कारण है इसका क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पे, वनस्पतियों पे, उन सब की बात करेंगे। तो शीतकालीन वर्षा दिसंबर जनवरी के माह में होती है और उत्तर भारत में ही होती है, केवल दिल्ली जयपुर तक, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी हिमालय के दक्षिण के हिस्सों में होती है, जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में भूमध्य सागर से उठ के आता है और बरसात कराता है। तो अब बात करते हैं भारत की जलवायु के, चलते हैं सबसे मुख्य पॉइंट के ऊपर, मानसून के। अब बढ़ते हैं मुख्य टॉपिक की ओर कि हम पढ़ रहे थे भारत की जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा के शब्द मौसम से, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा ऋतुओं और मौसम के अनुसार। अर्थात अरबी भाषा का शब्द मौसम जिससे उत्पत्ति हुई है मौसम की या मानसून की, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। अब मानसून को लेकर कई सारी थ्योरी हैं। सबसे मुख्य और सबसे फेमस थ्योरी है थर्मल थ्योरी। मानसून का तापीय सिद्धांत भारत में कैसे आता है मानसून, ये सिद्धांत सबसे पहली बार दिया 1656 में एडमंड हैली ने, और एडमंड हैली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसून के इस सिद्धांत को विश्व को पहले से अच्छी बार बताया कि क्या समझाया किस प्रकार से मानसून आता है। तो कैसे आता है भारत में मानसून। अब सूर्य का चक्कर लगा रहा है, समझते हैं बेसिकली बिल्कुल जीरो से, किताबें देती हैं बिना मतलब की भाषा ज़्यादा। सूर्य का चक्कर लगा रहा है लगातार अर्थ या पृथ्वी, चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अब चक्कर लगाते समय जो पृथ्वी का झुकाव है वो हर जगह क्या है 23.5 डिग्री है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ होता है, बिल्कुल लंबवत होता है कर्क रेखा पर। 23 सितंबर में बिल्कुल धरती के बीचों बीच दिन रात होते हैं बराबर। इसी प्रकार 22 दिसंबर को होता है मकर रेखा पर लंबवत, और 22 मार्च को होता है विषुवत रेखा पर लंबवत। तो यहाँ 0 डिग्री से नीचे है सूर्य, तो यहाँ कहाँ है दक्षिण में, और यहाँ से कहाँ जा रहा है उत्तर की ओर। पहले कहाँ आएगा बिल्कुल मध्य में, और मार्च के बाद से क्या शुरू हो जाएगा उत्तर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। यानी सूर्य किरणें पड़ रही हैं भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, और कहाँ तक जाएगी किरणें ये लंबवत कर्क रेखा तक। इसी प्रकार यहाँ से फिर क्या जाएगा उत्तर से कहाँ चलेगा दक्षिण की ओर को। तो 2 दशाएं हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जब कर्क रेखा से सूर्य चलता है नीचे की ओर को, पहले आता है कहाँ विषुवत रेखा पर, और फिर आता है मकर रेखा पर, कहाँ जून से लेके और दिसंबर तक की यात्रा, इसे कहते हैं दक्षिणायन, और इसे कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण और दक्षिणायन। अब ये 2 दशाएं हैं जब सूर्य लगातार पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का। एक बार
सूर्य किरणें कहाँ पड़ रही हैं? उत्तरी भागों पर, एक बार दक्षिण भागों पर, अर्थात सन रेज हो रही हैं परपेंडिकुलर किस पर? कर्क रेखा पर। किसके पश्चात? मार्च के बाद। तो 22 मार्च के पश्चात सूर्य अपनी किरणें लंबवत डालता है कहाँ? कर्क रेखा या उत्तरी भागों की ओर। चूँकि हम भी कहाँ स्थित हैं? हम भी ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित हैं और सूर्य 22 मार्च के पश्चात प्रतिदिन अपनी डिग्री चेंज करता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी का उत्तरी भाग एकदम सूर्य के सामने आता जाता है, जिस कारण से उत्तरी भाग में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने सोचा होगा वही सूर्य सर्दियों में है, वही सूर्य गर्मियों में है, हम भी वहीं का वहीं हैं, लेकिन जो घूम रहे हैं चारों तरफ उसे कर रहे हैं परिक्रमा, इससे हमारे एंगल बदल रहे हैं। सर्दियों में सूर्य के सामने हम सारा दिन बैठे रहे, हमें वो तपिश महसूस ना दे, क्योंकि हम पे क्या पड़ रही हैं? तिरछी किरणें। और जैसी गर्मियाँ आती हैं ये किरणें बिल्कुल सीधी होती जाती हैं और हम भयंकर ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिस कारण से यहाँ तापमान बढ़ता जाता है। अब ये बढ़ता हुआ तापमान जैसे सतह के ऊपर पड़ता है तो गर्मियों में 22 मार्च के बाद से, जैसे अब चल रहा है वर्तमान में मई जून के अंदर भयंकर वाली गर्मी, जैसे ये सनरेज धरती के ऊपर पड़ती हैं तो धरती को तपाती जाती हैं और ये तपिश जो सौर विकिरण हैं, सोलर रेडिएशन, धरती को तपाने के बाद यहाँ से क्या? संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल वेव्स, कन्वेक्शनल वेव्स या संवहन धाराएं उत्पन्न करता है। संवहन धाराएं जैसे लैंटरों से, घास के मैदानों से, सड़कों से इत्यादि स्थानों से आप आग की लपटें सी ऊपर जाते हुए देखते हैं, उन्हीं का नाम है संवहन धाराएं, जो पृथ्वी गर्म होने के बाद चलती हैं और इसका नाम है पार्थिव विकिरण। तो हमने समझा कि 22 मार्च के पश्चात से ही सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है और बड़ी मात्रा में उत्तरी गोलार्ध के अंदर के देश गर्म होते जाते हैं, जो जून तक आते आते भयंकर गर्म हो जाते हैं और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब 22 मार्च से लेकर 21 जून तक के बीच में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये आस पड़ोस के भारतीय उपमहाद्वीप के देश लगातार गर्म होते हैं और यहाँ भी वो सेम क्रिया होती जाती है। यहाँ की सारी हवा गर्म होती जाती है और गर्म होने के साथ ही ऊपर उठती जाती है। अब हवा या पवन के बारे में एक सिद्धांत है कि जब भी कोई पवन गर्म होने के बाद ऊपर उठती है संवहन धाराओं के माध्यम से, तो ऊपर उठने के साथ साथ ही अपना तापमान खोती जाती है। यानी कोई भी पवन हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही 1 डिग्री तापमान कम कर देती है। यानी यदि कोई पवन ऊपर जाती जाएगी तो उसका तापमान घटता जाएगा और जैसे ही वो पवन 1 किलोमीटर पे पहुंचेगी तो कितना? अपना 6.5 डिग्री तापमान खो देगी, -6.5 डिग्री तापमान उसमें से कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम 8 किलोमीटर के आसपास पहुंचेंगे जहां बादल होते हैं 8 से 12 किलोमीटर के पास, तो 8 × 48 कितना हो गया? -50। तो ये पवनें जैसे गर्म होने के बाद ऊपर जाएंगी तो कंडेंस होती जाएंगी और कंडेंस होने के साथ साथ अगर ये पवनें जल क्षेत्रों को भी गर्म कर रही होंगी सूर्य किरणें, तो वहाँ से भी क्या उठ रही होगी? इवेपोरेशन से जल वाष्प, और वो जल वाष्प भी आपस में क्या हो रही होगी? कंडेंस। और कंडेंस होने के बाद अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद भयंकर ठंडी होती जाएगी। अर्थात दिल्ली की अपेक्षा यदि आप अभी तुरंत कहाँ पहुँचे? गंगोत्री, तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है, हवा बहुत ही ठंडी है। तो अब बादल बनते हैं पवनों के संघनन के कारण से, यानी बादलों में क्या भरे पड़े हैं? आइस पार्टिकल्स, यानी हिमकण, और उन हिमकणों का जो कंडेंस फॉर्म है उसी का नाम क्या है? बादल। तो इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत संवहन धाराएं चलनी शुरू हो जाती है। जो भारत का उपमहाद्वीप है, स्थल भागों से हवाएं ऊपर जाती हैं और जो जलीय क्षेत्र हैं वहाँ से भी हवाएं ऊपर जाती हैं और जल क्षेत्रों के माध्यम से पवनें ऊपर क्या लेके जा रही हैं? जल वाष्प, वाटर वेपर, जो कंडेंस होती जा रही है और बादलों का रूप लेती जा रही है। यानी मार्च के बाद से ही जो उत्तर भारत है यहाँ पर भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है, जिसने संवहन धाराएं चलानी शुरू कर दी है। अब यहाँ की सारी हवा गर्म होने के बाद कहाँ जा रही है? ऊपर।
अब हर जगह तो यहाँ क्या नहीं है, जल क्षेत्र, सारा रेगिस्तान वहाँ जल क्षेत्र नहीं है, ऐसे ढेरों स्थान जहाँ जल क्षेत्र नहीं है, तो बड़ी मात्रा में यहाँ की हवाएं चली गई ऊपर। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, वायुदाब, एयर प्रेशर। व्हाट इज एयर प्रेशर? कि ये वायु भी हम पे दबाव डालती है। क्या आपने वह दबाव महसूस किया? हम तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम इस दबाव के आदी हो चुके हैं, यूज टू ए हैबिचुअल, अर्थात हम उसे झेल चुके हैं। अगर अभी तुरंत ही हमें मंगल पे भेज दिया जाए तो शायद वहाँ के वायुदाब के आदी हम ना हो और हमारा मानसिक संतुलन, सर में दर्द, उल्टियाँ, ये सब समस्याएं शुरू हो जाए। यानी वहाँ एडजस्ट करने में हमारी इस प्रजाति को हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे जो हमें यहाँ लग चुके हैं। अर्थात हमारे ऊपर अर्थ लगातार रोटेट कर रही है और कोरियोलिस फोर्स डाल रही है, यानी हवा लगातार जब पृथ्वी चारों तरफ से घूम रही है तो अभिकेंद्रीय बल, एक बल कहाँ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर को, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर को हवा एक बल डाल रही है, वो फोर्स हम पे पड़ रही है, यानी उस फोर्स को हम महसूस करते हैं, उसका नाम क्या है, वायुदाब। अब ये वायुदाब संपूर्ण अर्थ पे समान नहीं है। अगर हम मैदानी भागों के रहने वाले हैं, दिल्ली या किसी अन्य क्षेत्रों के, तो ये वायुदाब वहाँ कुछ और है। जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, ठंडी वायु या बाहरी वायु तो बैठती है नीचे और हल्के वाली वायु कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर। अगर मैं गर्म हवा गुब्बारा ऊपर उड़ाऊँ तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। वो हवा कैसी होगी, हल्की। अगर हवा हल्की है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है और वो पतली हवा के अंदर दबाव भी कम है। तो जहाँ मैदानी भाग है वहाँ दबाव ज़्यादा है, एयर थिकनेस ज़्यादा है। हवा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ दबाव ज़्यादा होगा और हवा जहाँ कम होगी वहाँ दबाव भी कम होगा। तो इसीलिए इस भाग से यहाँ की वायु उत्तर भारत से कहाँ चली गई है, ऊपर। आप जाएंगे लद्दाख में, सियाचिन में, जहाँ हमारी इंडियन आर्मी पड़ी हुई है, तो वहाँ का तापमान और वहाँ का दबाव एकदम अलग है। अर्थात तापमान ठंडक से भरा हुआ है और दबाव बहुत कम है। तो जैसे हम कम दबाव में जाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी कम होगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी और उससे समस्या क्या आनी शुरू हो जाएंगी, हमारी पतली झिल्लियाँ फटने लगेंगी, नक्सीर का आ जाना, प्लेनों के अंदर प्यान की सही निकल जाना। ये क्या उदाहरण है, वायुदाब जैसे कम होता है इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर ये टाइम हम अचानक से ना लगाएं, एकदम दिल्ली से कहाँ उठाएं और लद्दाख पहुँचा दें, तो बीमारी कौन सी हो जाएगी किसी व्यक्ति को, HAS, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी अधिक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो अचानक से उल्टियों का, सर दर्द का, लो ऑक्सीजन का शिकार हो जाएगा। तो वायु के अंदर एक दाब है जिसे हमने यूज टू किया हुआ है और इस दाब को हम महसूस इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर भी एक दाब है, रक्त दाब, जो इस वायु दाब को रेपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे इसमें चेंज आता है, अचानक हम पहाड़ों से नीचे आते हैं गाड़ियों से, तो एकदम वो दबाव कानों में महसूस होता है और कान दबते से जाते हैं। अर्थात क्या, हमने समझा कि 22 मार्च के पश्चात से ही पूरा उत्तरी गोलार्ध गर्म होने लगा है। हम भारत की बात कर रहे हैं और सारा भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और यहाँ गर्म हवाएं चल रही हैं और यहाँ की सारी वायु गर्म होकर कहाँ उड़ गई है, ऊपर। अब ये गर्म होकर उड़ी हुई वायु जो ऊपर उड़ चुकी है, यहाँ की सारी हवा और यहाँ का सारा दाब भी ऊपर ले गई है। अर्थात क्या, यदि गर्म होकर वायु चली गई है तो दाब भी चला गया है। अर्थात दाब किस में है, दाब वायु में है। अगर आप और मैं स्पेस में हो तो चाहे चल पड़े 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से, वहाँ वैक्यूम है, वहाँ कोई वायु नहीं है। लेकिन आप और मैं अगर बाइक पे चलते हैं और स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो आंसू यहाँ नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे। यानी वो दबाव हवा के अंदर है और हवा गर्म हो गई, हल्की हो गई, ऊपर चली गई तो दबाव भी चला गया। इसीलिए इस क्रिया ने, सूर्य ने धरती गर्म की, गर्म होने के बाद यहाँ की वायु ऊपर चली गई, जिसने यहाँ निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, लो प्रेशर एरिया। पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, बांग्लादेश में, इस पूरी पट्टी में कई लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में एक निम्न दाब बन गया है। ये निम्न दाब ऐसा है जैसा कोई वैक्यूम,
यहाँ की हवा तो ऊपर भाग रही है। अब इतने लाख किलोमीटर खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं कहीं और से पवनों को अपने ओर आकर्षित कर रही हैं। ये बात सदा आपको ध्यान रखनी है कि हवाएं चलती हैं सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब जैसे ही मार्च से जून आते आते यहाँ भयंकर गर्मी शुरू हुई और यहाँ की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर गई वाया कन्वेक्शनल वेव संवहन धाराओं के माध्यम से, तो यहाँ का दाब भी चला गया वायु के साथ साथ और क्या बन गया है, लो प्रेशर एरिया। इसे कहते हैं निम्न दाब क्षेत्र या निम्न वायु दाब क्षेत्र। अब ये एक वैक्यूम नुमा सामान है कि एक तरफ से हवा गई है और वो अपनी पूर्ति कर रही है कहाँ, किसी और स्थान से। तो जिस प्रकार से ये सारा क्षेत्र गर्म हो रहा है, इसी प्रकार से इंडियन ओशन भी गर्म हो रहा है और यहाँ भी लगातार क्या चल रही हैं, संवहन धाराएं, और यहाँ बड़ी मात्रा में क्या बन रहे हैं, बादल। क्योंकि जल क्षेत्रों से अगर संवहन धाराएं ऊपर उठेंगी तो जल वाष्प भी लेकर जाएंगे, वाटर वेपर, और बड़ी मात्रा में निर्माण करेंगे किसका, बादलों का। अर्थात क्या, ऐसे बादलों का निर्माण यहाँ हो रहा है लगातार। अब चूँकि हमारे पास आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है, गर्मी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सर्दी। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ही ऑस्ट्रेलिया है और मकर रेखा इसके बीचों बीच से जा रही है। तो एट द सेम टाइम, समान समय पर, जब मार्च से और जून तक हमारे पास भयंकर गर्मी पड़ रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही होगी, उस समय ही सर्दी। तो यहाँ क्या होगा फिर, यहाँ होगा हाई प्रेशर, उच्च दाब। जब ठंडक है तो हवा वहीं की वहीं है, तो दाब भी वहीं का वहीं है, और जहाँ दाब है तो वहाँ क्या बोला गया हमने, हाई प्रेशर। तो अब पवनें क्या चलती हैं सदैव, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब ये पवनें ऑस्ट्रेलिया से कहाँ आ रही हैं, आगे कहाँ, भूमध्य रेखा के साथ साथ। प्राचीन काल में व्यापारी पानी के जहाज़ों में सामानों का आवागमन करते थे, उस समय इंजनों का विकास नहीं हो पाया था, तो वो पताम बांधते थे और कपड़े बांध के हवा के सहारे यात्रा किया करते थे। क्योंकि प्राचीन काल में व्यापारी इस हवाओं का इस्तेमाल व्यापार के लिए करते थे, इसीलिए इन पवनों का नाम व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड, इन्हें व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, जो कहाँ चलती हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास, पूरे साल चलती हैं, ओवर द ईयर। चूँकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ से हवाएं कहाँ चल रही हैं, भूमध्य रेखा के निम्न दाब की ओर, लो प्रेशर की ओर, और ये कई हजार किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं। भारत से दूरी ऑस्ट्रेलिया कई हजार किलोमीटर है। जितनी लंबी पवन को यात्रा करेगी सागर की, उतना ही अधिक उसमें पानी की मात्रा होगी। अगर हवा बहुत लंबी यात्रा करके आई है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या बन गए हैं, बादल, जो कहाँ आ रहे हैं, व्यापारिक पवनों के साथ साथ भारत तक। अब दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दुनिया को पवनों के नियम दिए। एक साइंटिस्ट का नाम है फेरल, फेरल का नियम, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है वायज एंड वेलेट। दोनों नियम एक दूसरे के पूरक हैं। फेरल ये कहते हैं कि जब भी कोई पवन भूमध्य रेखा पार करती है, जब भी कोई पवन भूमध्य रेखा पार करती है, इफ़ एनी विंड क्रॉस द इक्वेटर देन टर्न्ड राइट साइड, तो वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। फेरल ने कहा जब भी कोई पवन भूमध्य रेखा पार करती है तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसके कारण को स्पष्ट किया वायज एंड वेलेट ने। कहा कि इसका कारण ये है कि उत्तरी भागों में, पश्चिम में क्या है, यहाँ पे उच्च दाब और यहाँ क्या है, निम्न दाब, और पवनें कहाँ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और पृथ्वी का घूर्णन भी इन्हें दिशा प्रदान करता है। अर्थ भी कहाँ चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थ चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, और यहाँ है उच्च दाब। सागर क्या होगा, ठंडा, किसकी अपेक्षा, सागर का तापमान मैक्सिमम होगा 25-30 और यहाँ तापमान हो रखा है 50 तक। नागपुर में कितना, 56-57 तक। तो जहाँ तापमान कम है वहाँ दबाव ज़्यादा है, जहाँ तापमान ज़्यादा है वहाँ दबाव कम है। तो सागरीय भागों में उच्च दाब है स्थल भाग की अपेक्षा, तो वहाँ कहाँ चल रही है। तो अब
फेरल और वायज व वेलेट के अनुसार जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से आने वाली व्यापारिक पवनें जिनमें बड़ी मात्रा में बादल और पानी हैं, जैसे ही ये पवनें भारत में प्रवेश करती हैं, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा है भारत का, दक्षिणी हिस्सा, और ये कौन सा पार्ट है उसका, पश्चिमी, क्योंकि ये पवनें भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं, साउथ वेस्ट से, इसीलिए भारतीय मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसमें कोई साइंस नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ज्योग्राफी जो बता रही सिस्टमेटिक मेथड में अपनी बातें। यानी ऑस्ट्रेलिया से पवनें क्यों आई, क्योंकि वहाँ उच्च दाब था, क्योंकि इसी ग्रीष्मकाल में जब हमारे पास गर्मी थी तो ऑस्ट्रेलिया में क्या थी, सर्दी, और वहाँ से व्यापारिक पवनें हजारों किलोमीटर की सागर की यात्रा करके आई और बहुत बड़ी मात्रा में बादल लाई, जो भारत में भूमध्य रेखा पार करते ही कहाँ मुड़ गए, दाहिनी ओर, और भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं, केरल, यानी पश्चिमी घाट। इस वेस्टर्न घाट पे आके टकराता है कौन, भारत का मानसून। और क्या होती है तारीख, इस तारीख को कहते हैं 1 जून, यानी 1 जून को भारत में मानसून आता है। कभी 2-4 दिन आ गए, कभी 2-4 दिन पहले, इस बार 2020 में पहले ही आ गया। अर्थात भारत में ये व्यापारिक पवनें आई दक्षिण पश्चिम से और आते कहाँ टकराई, पश्चिमी घाट केरल में, और 1 जून को हजारों किलोमीटर की यात्रा, पानी भरा हुआ है, और ऊंचे पश्चिमी घाट के पहाड़ से आते ही टकराई और टकराती भयंकर वर्षा हुई। इस 1 जून की पहली टक्कर और पहली मानसूनी वर्षा को हम कहते हैं मानसून बर्स्ट, यानी प्रस्फोट। जैसे मानसून फट गया हो, जैसे मानसून फट गया हो, यानी भयंकर मूसलाधार बारिश 24 घंटे जो वर्तमान में चल रही है। अभी जून के फर्स्ट वीक में हम शूट कर रहे हैं इसे, और केरल के अंदर भयंकर बारिश चल रही है मूसलाधार। तो हजारों किलोमीटर की यात्रा पवनों ने की, और भारत में फेरल के नियम के अनुसार जब कोई पवन भूमध्य रेखा पार करती है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और वायज वेलेट ने क्या बताया, इसलिए मुड़ जाती है कि पश्चिम में हाई प्रेशर होता है और पूर्व में क्या होता है, लो प्रेशर। सागर में हाई प्रेशर और लैंड पे लो प्रेशर। तो जैसे ये भारत में एंटर करती है तो एकदम भयंकर वर्षा करती है, जिसको बोलते हैं हम क्या, मानसून बर्स्ट। 1 जून को भारत में केरल में मानसून आया। अब ये पश्चिमी घाट तो ऐसा ऊंचा है, और तमिलनाडु कहाँ है, उसकी आड़ में नीचे पवनें टकराई और इसके ऊपर से आगे चली गई। तो पवनें टकराई और कहाँ पहुँच गई, पश्चिमी घाट से होते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन तमिलनाडु में इसने वर्षा नहीं की। अब क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिण भारत किस राज्य में वर्षा नहीं होती, किस में नहीं होती, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। यहाँ गर्मी बरकरार बनी हुई है, भयंकर गर्मी है, लेकिन बरसात नहीं हुई है। इसीलिए जल संकट का सबसे बड़ा विवाद किसके साथ चल रहा है, कावेरी आदि नदियों को लेकर तमिलनाडु के साथ, क्योंकि मानसून ने चारों तरफ बरसात की है, चारों तरफ पानी बरस रहा है, लेकिन इनके पास पानी नहीं है, ना बरसात का, और नदियों वाला पानी को रोकेगा तो विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। तो अब मानसून आगे बढ़ा, एडवांसमेंट, और इसकी आएंगी अलग अलग शाखाएं, कुल आएंगी 6 शाखाएं। एक यहाँ से, इससे पहले 24-25 मई को ही मानसून कहाँ पहुँच जाता है, हमारे अंडमान निकोबार में, और उसके बाद कहाँ आता है 1 जून को, यहाँ। इसके बाद जितनी बरसात यहाँ हुई, बादल रुकने वाले तो हैं नहीं, वो कहाँ बढ़ चले, आगे, और वो कहाँ गए, बंगाली खाड़ी पे। अब बंगाली खाड़ी की जो आकृति है उसके कारण से, और आगे जो हिमालय खड़ा है उसके कारण से, यहाँ पर मानसून 2 शाखाओं में बंटना शुरू हो गया। जो एक शाखा है, सामने खड़ा है हिमालय, जिसे क्रॉस करना लगभग असंभव है, और एक तो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, और एक हिमालय की इस आड़ के सहारे, ये क्या है, एक प्रकार का बैरियर, और इसके सहारे कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर को, कहाँ, पाकिस्तान तक। अब जितनी बरसात इन व्यापारिक पवनों ने केरल में की थी, इन्होंने उतना ही पानी फिर उठा लिया ड्यू टू कंडेंसेशन बंगाली खाड़ी से, और भयंकर बरसात की कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी मेघालय, अर्थात अब भारत का मानसून 2 भागों में बट गया। एक बंगाल की खाड़ी से कहाँ पहुँच गया, सीधा एकदम नॉर्थ ईस्ट, और एक हिमालय के सहारे कहाँ गया, आगे। ऐसी आने वाली हैं क्या, अलग अलग शाखाएं, जो अरब सागर से होके आएंगी, और अलग अलग महीनों में, यानी
1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, ऐसे करके संपूर्ण भारत से गुजरती जाएंगी और भारत के अलग अलग पार्ट कवर करती जाएंगी। अब क्या होगा, यहाँ भयंकर बरसात हुई, इतनी बात पे सीमित रहते हैं। जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ वन वनस्पति भी क्या होंगी, ज़्यादा। चूँकि भारत में पश्चिमी घाट के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भयंकर बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वह भी बड़ी मात्रा में मिलती है। और संपूर्ण भारत की सर्वाधिक जैव विविधता, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फाउंड इन साइलेंट वैली केरला, अर्थात शांत घाटी केरल में भारत की सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है। जहाँ बहुत सारे जीव मिलते हों, तो 1988 में डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने ऐसे स्थानों को हॉट स्पॉट कहा। 1988 में डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने ऐसे स्थान जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो, यानी रिचनेस ऑफ स्पीसीज, तो उन्हें नाम दिया हॉट स्पॉट। और इसीलिए वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट भी और उत्तर पूर्वी भारत भी कौन है, भारत के हॉट स्पॉट, यानी जैव विविधता संपन्न स्थल। हॉट स्पॉट उसे बोलेंगे जहां कम से कम 1500 प्रकार की तो क्या मिलती हो, प्रजातियां, और जहां 75% एरिया कवर किया हुआ हो इन प्रजातियों ने, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्लियर? डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने यह नाम दिया। तो वेस्टर्न घाट क्या है, बड़ी मात्रा में प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की। इसी प्रकार कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। तो भारत में मानसून आया और आगे बढ़ा और पश्चिम की ओर को जाना शुरू करता है। तो जैसे ही पश्चिम की ओर को जाता है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते बहुत कम मात्रा में हो जाती है। क्योंकि भारत में मैक्सिमम तापमान कहाँ हो रखा है, मैक्सिमम तापमान हो रखा है बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में जहाँ तापमान 50, 55, 57 डिग्री सेल्सियस तक भी है। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ दबाव कैसा होगा, कम। हवा कहाँ भाग गई होगी, ऊपर। तो यहाँ क्या है, लो प्रेशर, जो लगातार इसे पीछे खींच रहा है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ मानसून के अंदर जल की मात्रा कम हो रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो वर्षा की मात्रा अत्यंत कम हो गई, 40 सेंटीमीटर से भी कम। और कुछ भागों में तो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जो ऐसे भागों के लिए क्या है, नगण्य, या उसका कोई वैल्यू वहाँ नहीं है। हिमालय की वर्षा का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर्वतीय वर्षा भी होती है। ठीक, तो भारत में ऐसे आता है मानसून ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक पवनों के माध्यम से 1 जून से भारत में प्रवेश करता है और कब तक रहता है, 10 सितंबर तक। और भारत की 74% वर्षा मानसून के इसी काल में होती है, 1 जून से 10 सितंबर या 100 डेज में। अर्थात क्या, इसी 100 दिन के काल को हम भारत का मानसून काल भी कहते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि मानसून काल में आप जानते हैं कि हर दिन बारिश होती रहती है, कि रुके ही ना बारिश। इसमें बीच बीच में गैप आते रहते हैं, इस गैप का नाम है मानसून विच्छेद, इन्हें कहते हैं मानसून विच्छेद। अब इस पूरे अर्थ के जिन भागों में इस मानसून से बरसात होती है और जो वो एरिया पूरी दुनिया में है ऐसे जहाँ जहाँ तक मानसून से बरसात होती है, उसे कहते हैं मानसून द्रोणी या मानसून ट्रफ। इसमें विवर्तन या कमी भी देखने को मिलती है, कभी कभी कुछ भागों से लौट जाता है, जैसे कि अवधि पूरी हो जाती है, उसे कहते हैं मानसून विवर्तन या मानसून का लौट जाना। तो विच्छेद, इसमें गैप आ जाए। ठीक, रिट्रीट या विवर्तन जब ये लौटने लगे तो सितंबर के पश्चात, और द्रोणी वो क्षेत्र जहाँ तक मानसून की वर्षा होती है उसे कहते हैं मानसून द्रोणी। तो हमने पहला सिद्धांत पूरा किया कि कैसे थर्मल थ्योरी तापमान कैसे पैदा करता है निम्न दाब का क्षेत्र, जो एक वैक्यूम की तरह काम करता है और जो ठंडी पवनों को, बादलों से भरी हुई को अपने पास खींचता है। गर्म हवा ऊपर उड़ती है और ठंडी हवा कहाँ बैठती है, नीचे। अब बड़ी मात्रा में पवनें भारत में आती है दक्षिण पश्चिम से, तो भारत के मानसून का नाम क्या पड़ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून। इतनी बातों में कोई दिक्कत होगी तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सेकंड सिद्धांत की ओर। अब बढ़ते हैं आगे। हमने पहले भाग में ये पढ़ा इसी के ही अभी कि कैसे भारत में मानसून आता है और मानसून का तापीय सिद्धांत क्या है,
थर्मल थ्योरी ऑफ मानसून, जो एडमंड हैली ने दी 1656 में। और इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड थ्योरी इसी के बारे में है, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन। डॉक्टर फ्लोन हुए हैं FLOHN। इनके सिद्धांत को एक और नाम दिया जाता है प्रतिविश्वतीय पछवा पवन सिद्धांत, यानी क्या है, वेस्टर्लीज थ्योरी ऑफ इक्वेटोरियल, वेस्टर्लीज थ्योरी ऑफ इक्वेटोरियल। ये सिद्धांत 1951 में दिया डॉक्टर फ्लोन ने। क्या सिद्धांत कहता है? सिद्धांत बिल्कुल साधारण सा है। ये कहता है सिद्धांत IITCZ इसी के अंतर्गत आने वाला एक फैक्टर है जिसके ऊपर सिद्धांत टिका हुआ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी जो ट्रॉपिकल जोन है, हम बात कर रहे हैं पहले क्या, समर्स या गर्मियों की। जो ग्रीष्मकाल या गर्मियों का मौसम है, उस समय हमने अभी पढ़ा कि इस पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़बरदस्त होती है और यहाँ की वायु गर्म होकर कहाँ भाग जाती है, ऊपर। अब यहाँ बन जाता है क्या, लो प्रेशर। अब ये निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ सदा बना रहता है पूरे साल, इक्वेटर के ऊपर पूरे साल गर्मी बनी रहती है और ऐसा निम्न दाब यहाँ हमेशा बना रहता है। इसीलिए इक्वेटर पर पूरे वर्ष भर बारिश होती है, प्रतिदिन 4 बजे की बारिश, जिसे 4 o'clock रेनफॉल भी कहा जाता है। अब ग्रीष्म काल में ये जो एरिया है ये 10 डिग्री तक रहता है नॉर्मली, यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक, जहाँ तक ट्रॉपिकल रेनफॉल होती रहती है। लेकिन ग्रीष्म काल में यहाँ भी लो प्रेशर है इक्वेटर के ऊपर और हमारे इस पूरे एरिया में भी लो प्रेशर है। तो ये जो लो प्रेशर है इक्वेटर वाला, ये कन्वर्ज अर्थात फैल गया है। इंटर, आपने सुना होगा इंटर स्टेट, यानी राज्यों के बाहर या राज्यों के बीच। इंटरनेशनल, राष्ट्रों के बाहर। तो क्या, इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के बाहर। यानी अब इसका लो प्रेशर यहाँ से फैल चुका है और कहाँ तक पहुँच चुका है, ये ट्रॉपिकल क्रॉस कर दिया है। अब कहाँ तक आ गया है, ये एक्सपेंड हो गया है। यानी ये लो प्रेशर एरिया हमारे लो प्रेशर से मिल गया है अप टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। अर्थात उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत इंटर ट्रॉपिकल, यानी ये जो ट्रॉपिकल के ऊपर गर्मी है और यहाँ बना हुआ है लो प्रेशर, ये फैल चुका है कहाँ तक, 30 डिग्री तक। तो जो बारिश अब तक ट्रॉपिकल पे हो रही थी, अब वो कहाँ तक फैल चुकी है, 30 डिग्री तक। अर्थात ये भी प्रभाव डालता है भारत के मानसून पे। अगर 2 इफेक्ट एक साथ हो जाए, क्या हो जाए, एक तो भारत में साउथ वेस्ट मानसून चल रहा हो और इसी गर्मी के बीच में ये IITCZ भी फैल चुका हो, कहाँ तक, 30 डिग्री तक। तो इससे भारत में भयंकर बारिश या बाढ़ की घटनाएं भी होती हैं। अर्थात ये मानसून में वर्षा की मात्रा को प्रभावित अर्थात बढ़ा देता है। ये सिद्धांत कहलाता है क्या, प्रतिविश्वतीय। विषुवत रेखा से पार नहीं करता, लेकिन प्रतिविश्वतीय। और पश्चिम से आता है पछवा पवन सिद्धांत, यानी ग्रीष्म काल में इक्वेटर के ऊपर का लो प्रेशर फैलकर या कन्वर्ज होकर कहाँ पहुँच जाता है, 30 डिग्री तक। तो इक्वेटर पे होने वाली बारिश भी कहाँ पहुँच जाती है, 30 डिग्री तक, और इन भागों के अंदर बड़ी मात्रा में वर्षा कराती है। इसी का नाम है IITCZ इफेक्ट या डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन, जिसमें IITCZ इंटर ट्रॉपिकल क्षेत्र की वर्षा कहाँ होती है, ऊपरी भागों तक, और भारत के मानसून में वर्षा वृद्धि होती है। अब एक और सेक्शन है कि सर्दियों में क्या कंडीशन होती है। क्योंकि सर्दी, यहाँ तो हमने पढ़ा पूरे साल ही लो प्रेशर है, लेकिन सर्दियों में हमारे पास कोई गर्मी नहीं है, धरती हमारी कोई नहीं तप रही है, तो फिर यहाँ कोई लो प्रेशर भी नहीं है। और यहाँ क्या बन रखा है, ठंडक है, हवा यहीं बैठी हुई है, हाई प्रेशर है, हिमालय में बर्फ़ पड़ी हुई है, शीतलहर चल रही है। तो इस वाले हिस्से में क्या हो रखा है, हाई प्रेशर, जिसने इसे फैलने से रोका हुआ है, क्या कर रखा है, कंप्रेस। और बरसात केवल कहाँ तक सीमित हो रखी है, केवल इक्वेटर तक, 10 डिग्री तक। अर्थात शीतकाल में क्या होता है, इसे नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जानते हैं।
हमने अब तक ये पढ़ा कि भारत में मानसून किस प्रकार से आता है, क्या वो प्रक्रिया है, और निम्न दाब क्षेत्र, सूर्य का उत्तरायण होना आदि किस प्रकार से उसमें अपना योगदान देते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि फ्लोन, डॉक्टर फ्लोन एक हुए हैं, उन्होंने 1951 में एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी कि कैसे ITCZ इसे इफेक्ट करता है और कैसे पछवा पवन अपनी साउथ ब्रांच को मिस कर देती है और गर्मियों में लो प्रेशर एरिया कैसे एक्सपेंड कर जाता है और बरसात कराता है। अब अगले भाग में पढ़ने वाले हैं एक और फैक्टर है भारत में जो मानसून को इफेक्ट करता है, उसका नाम है ईस्टर्न जेट थ्योरी। तिब्बत के पठार से ये उठता है, इसीलिए तिब्बतन प्लेटू ईस्टर्न जेट, तिब्बतन प्लेटू ईस्टर्न जेट भी इसे कहा जाता है। क्या थ्योरी है ये? तिब्बत का पठार 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 600 किलोमीटर और पूर्व में इसकी चौड़ाई है 1000 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 2000 किलोमीटर, यानी एक बहुत बड़ा पठार है और विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। अब इस पूरे क्षेत्र के अंदर जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो नेचुरली यह ठंडा और फ्रोस्ट एरिया है, जमा हुआ ठंडा एरिया। लेकिन जैसी गर्मियाँ आती हैं तो इस भाग के अंतर्गत तापमान जैसे ही 5 डिग्री से ऊपर बढ़ना शुरू होता है इसके नेचुरल तापमान से, तो यहाँ पर संवहन धाराएं चलनी शुरू हो जाती हैं, यानी यहाँ के जल स्रोतों से बड़ी मात्रा में बादलों का निर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ से गर्म गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और जैसे ही ऊपर जाती हैं तो ऊपर एक हाई प्रेशर है जो इन्हें ऊपर जाने से रोकता है और वो फिर इन्हें अलग डायरेक्शन देता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए ये नीचे बैठने लगती हैं। कहाँ? मेडागास्कर द्वीप के पास। मेडागास्कर एक देश है, उसका एक आइलैंड है मैस्केरेनस। इस आइलैंड के पास आके बैठती हैं जहां से भारत का लो प्रेशर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड फेरल्स लॉ, फेरल के नियम और कोरियोलिस बल के कारण इसे अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे भयंकर बारिश होती है और बाढ़ तक की संभावनाएं पैदा होती है। क्योंकि एक ग्रीष्मकाल की संभावना है और ग्रीष्मकाल में होती है तो मानसून काल में इससे अत्यधिक बारिश हो जाती है। एक मानसून वाले बादल आ गए हैं और दूसरे तिब्बत के पठार से उठने वाले बादल भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मैं रिपीट कर दूं कि हिमालय का अवरोध के रूप में काम करता है और तिब्बत का पठार ऊंचाई पर स्थित है कितनी? 4 किलोमीटर की, यानी 4000 मीटर की ऊंचाई पे। पश्चिम में 600 किलोमीटर, पूर्व में 1000 किलोमीटर की चौड़ाई है और लंबाई है 2000 किलोमीटर की। अब इतनी बड़ी पट्टी में कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ जैसी गर्मी शुरू होती है तो यहाँ से गरम गरम हवाएं ऊपर उठती हैं। कन्वेक्शनल वेव, संवहन धाराएं, गर्म होकर हवा जब ऊपर उठती है उसे क्या बोलते हैं? संवहन धारा। जैसे ही वो ऊपर उठती है तो ऊपर एक दबाव है, यानी सेमी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उपोषण उच्च दाब, वह इसे ऊपर जाने से रोकता है और इसे बैंड करता है और बैंड करने के साथ ही ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत से होते हुए नीचे बैठ रही होती हैं। चूँकि इनमें बड़ी मात्रा में जलवाष्प होता है तो ये भारी होती जाती हैं और कहाँ बैठती जाती हैं? नीचे। हमने पढ़ा था जब भी कोई संवहन धारा या कोई गर्म हवा ऊपर जाएगी और उसमें जलवाष्प की मात्रा होगी तो वो कंडेंस होती जाएगी और भारी होती जाएगी। और वो कहाँ बैठ रही है? सेमी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ने इसे बैंड कर दिया और ये हिंद महासागर में डाउन होकर नीचे आना शुरू होती है। और मेडागास्कर देश के पास एक द्वीप है मैस्केरेनस द्वीप, ये वहाँ बैठती हैं और वहाँ से फेरल का नियम कि यदि कोई पवन भूमध्य रेखा पार करती है तो दाहिनी ओर मुड़ जाती है और कोरियोलिस बल जो लगता है पृथ्वी घूमने कारण से, उस कारण से ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी भागों से भारत में प्रवेश करती हैं और बड़ी मात्रा में बरसात करती हैं और बाढ़ तक के कारण बनते हैं। मानसून काल में भारत का लो प्रेशर से खींचता है। इस सिद्धांत को कहते हैं हम पूर्वी जेट सिद्धांत, जिसके माध्यम से भारत में अधिक मात्रा में बरसात होती है और कैसे तिब्बत का पठार भारत के मानसून को प्रभावित करता है और बाढ़ आदि की समस्या उत्पन्न करता है। अब देखते हैं आगे।